नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम सब ने पिछले अध्याय में यह पढ़ा था कि हंगर एंड माल न्यूट्रिशन की चर्चा और उसकी विशेषता और फंड रिलेटेड के अलावा और बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की थी। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी भी स्कीम अगर लागू करना चाहे वो लागू कर सकती है, परंतु जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट उन सभी स्कीमों को अच्छी तरह से लागू नहीं कर पाए तो इसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर हम सभी खामियां सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दे दे तो यह बड़ी बेईमानी होगी, क्योंकि रिपोर्ट की माने तो बहुत कम ही ऐसे राज्य हैं जो अपने स्टेट प्रोग्राम में हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन को शामिल करते हैं। अगर हम सोशल फैक्टर की बात करें तो हम यह पाते हैं कि भारतीय समाज में महिलाओं को बहुत निम्न स्थिति लाइक पुअर चाइल्ड केयर प्रैक्टिस, जैसे कि जन्म के तुरंत बाद स्तनपान न कराना, और दूसरी बड़ी यह भी प्रॉब्लम है कि चाइल्ड मैरिज के कानून होने के बाद भी बाल विवाह हो रहा है भारत में। यहाँ पे अगर हम निम्न स्थिति को, जैसे हमने कहा कि जन्म के तुरंत बाद दूध नहीं पिलाना, यह भी खामियां है। हमने बहुत ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते, जैसे कि बच्चे के जन्म के बाद तुरंत हमें बहुत ऐसी जानकारियों, बहुत ऐसी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, उन सब की हमें कमी कर देते हैं। उसके बावजूद अगर हम चाइल्ड मैरिज की बात करें तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की अगर हम देखें तो 1929 में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम को लागू किया गया था। उसी को रिप्लेस करके, उसी को संशोधित करके हमने 2006 में नया कानून बनाया, और यह कानून 1 नवंबर 2007 से अभी तक लागू कर दिया गया है। और इसके बावजूद भी न जाने क्यों हमारे भारतवर्ष में चाइल्ड मैरिज की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अगर हम एक रिपोर्ट की माने तो हम यह पाते हैं कि भारत में हर साल 18 वर्ष से कम आयु की 15 लाख लड़कियों की शादी हो जाती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह का गढ़ बन चुका है। अगर हम भारत में बाल बहुओं से जन्म लेने वाले शिशुओं की बात करें तो हम उनमें कुपोषण का खतरा और अधिक होता है। यह बाल बहुओं का मतलब यहाँ पे यह होता है कि जिन लड़कियों का शादी 18 वर्ष से कम उम्र की आयु में हो जाती है, उन्हीं को हम बाल बहु वे कह सकते हैं। अगर हम अदर गवर्नेंस रिलेटेड इशू की बात करें तो हम यह पाते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक इच्छा शक्तियों और जवाबदेही की कमी है, और यहाँ तक कि स्टार्टअप की कमी इस तरह हम देख सकते हैं कि स्टाफ की भी भारी मात्रा में कमी है। अगर स्टाफ लागू भी हो गया, स्टाफ वर्किंग भी कर रहा है, तो उसके लिए जो साइड इंस्पेक्टर बनाया जाता है, फील्ड जो स्टाफ होते हैं, वो अपनी काम को अच्छी तरह से नहीं करते हैं और वे अपनी कार्यशैली में अनुपस्थित रहते हैं। अगर हम अलग अलग जिला स्तरों की बात करें तो इनमें एक चीज हम और देखते हैं कि इनमें भारी मात्रा में आंकड़ों की कमी है, और जब आंकड़ों की कमी होगी तो हम अच्छी तरह से कोई भी चीज इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले उसका
डेटा मालूम करना पड़ेगा, उसका डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम भारत सरकार की योजनाओं के अक्षम और अप्रभावशाली कार्यान्वयन और भारी रिश्वतखोरी का मामला देखें तो इसमें भी तो बहुत हद तक इसमें रिश्वतखोरी बढ़ गया है। और रिश्वतखोरी ऐसे ही नहीं बढ़ा है, रिश्वतखोरी तो हमने ही बढ़ाया है। हम किसी भी गवर्नमेंट काम के लिए जाते हैं, अगर वहाँ पे भीड़ और ऐसी अगर जल्दीबाजी में काम नहीं हो रहा तो हम किसी ना किसी को कुछ पैसा रुपया देकर उनसे हम दोबारा उन्हें जल्दी ही काम कराने को फोर्स करते हैं। और यहीं से स्टार्ट होता है रिश्वतखोरी। और रिश्वतखोरी अगर हम लोग चाहें कि कम हो जाए तो सबसे पहले हम सबको एक साथ मिलकर एकजुट होकर हम खुद अपने आप में एक जागरूकता लाएंगे और दूसरों के प्रति भी जागरूकता लाने में जवाबदेही का काम करेंगे। क्योंकि अगर हम सब अगर यह मान लें कि हमें कितनी भी टाइम लगे हमें रिश्वत नहीं देना है तो यहाँ पर हम रिश्वत को कम कर सकते हैं। अगर हम भूख और कुपोषण का प्रभाव जाने कि आखिर भूख और कुपोषण जैसी हंगर और माल न्यूट्रिशन के कारण आखिर क्या क्या प्रभाव पड़ता है तो हम यह पाते हैं कि अगर हम एक व्यक्ति एक सिंगल पर्सन की बात करें, इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो हम यह पाते हैं कि मानसिक रूप से संज्ञानात्मक कार्य कम होता है। और शारीरिक रूप से अगर भूखमरी रही तो किसी भी व्यक्ति की मांसपेशियां, हड्डियां, त्वचा और आंतरिक अंगों को काफी हद तक प्रभावित करती है। और यह बात लाजमी है कि अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक क्षमता ही अगर कमजोर रहा तो किसी भी काम को करने में अक्षम होगा, वो काम नहीं कर पाएगा। और इस तरह अगर हम प्राप्त पोषक तत्वों की कमी की भी प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी को देखते हुए अगर हम यह सोचें कि लोगों को पुरानी बीमारियों के प्रति भी यह और संवेदनशील बना देता है। ऐसे भी हमने देखा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है और दिन प्रतिदिन उसका उम्र अगर ढलता जा रहा है तो उसकी नई नई तरह की बीमारियों की जो पुरानी पुरानी बीमारियां होती है उसकी उत्पत्ति होती है। इसका भी अगर हम भूखमरी और कुपोषण से जोड़े तो यह जोड़ने लायक है। इसके बाद अगर हम समाज पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम जाने तो हम यह पाते हैं कि अक्सर हमने यह देखा है कि कुपोषित अगर लड़कियां हैं उनकी जब शादी हो जाती है, जब वो महिला बनती है तो अक्सर हम यह देख पाते हैं, हमें अपने आसपास ही देखने को मिलता है कि उनका जो बच्चा जन्म लेता है वो बहुत कम वजन का होता है। जो शिशु होता है वो बहुत कम वजन का होता है जिसके कारण ऐसा लगता है कि उसमें कुपोषण का लक्षण है। और यह कुपोषण का लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में पारित होते जा रहा है। क्योंकि देखिए वो लड़की भी कुपोषित है जिसका शादी हुआ, चाइल्ड मैरिज हुआ और उसके बाद उसका क्या हुआ कि शादी हो गया, वो तो अभी भी कुपोषित ही है। और जब उसका बच्चा हुआ वो भी कुपोषण से पीड़ित रहा और जब वो भी यंग होगा तो उसके भी ऐसे ही जनरेशन दर जनरेशन ये कुपोषण की जो समस्या है वो बढ़ते जा रही है। यह एक दुष्चक्र की तरह बढ़ रहा है। अगर हम शारीरिक और मानसिक क्षमता को देखें तो इससे शारीरिक और मानसिक क्षमता भी कम हो रहा है, जिससे क्या होता है कि कमाई धमाई का अवसर कम हो जाता है, जिससे गरीबी बढ़ता है। ये तो लाजमी है कि जब आदमी काम नहीं करेगा तो बेरोजगार होगा और जब बेरोजगार होगा तो गरीब होगा और जब गरीब होगा तो लाजमी है कि हमारे देश में गरीबी का स्तर बहुत हद तक बढ़ेगा। अगर हम यह जाने कि इसका इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है
तो हम एक स्टडी के माध्यम से हम ऐसे कोई भी चर्चा नहीं करते जो बिना किसी रिपोर्ट या ऐसे ही हवा में हम कोई भी बातें नहीं करते। हम जो भी बातें करते हैं वो किसी ना किसी स्टडी रिपोर्ट पर आधारित ही हमारी सारी जानकारी मिलती है। तो हम एक स्टडी के माध्यम से यह पाते हैं कि भारतवर्ष में घरेलू हम लोग जितने उत्पाद करते हैं उसका टोटल जीडीपी का 4% और हमारे अपनी उत्पादकता का 8% जो अपना बजट है उसका हम क्या करते हैं, बाल कुपोषण पर ही और ऐसी तमाम बीमारियों पर ही हम खर्चा कर देते हैं। अगर हम भारत सरकार के कुल रोगों की बात करें तो लगभग 15% ऐसे हैं जो बच्चों के लिए मातृ ही उसकी जो माता है वही जिम्मेदार है उन बच्चों को कुपोषित करने में। क्योंकि हमने आगे ही पढ़ा है कि चाइल्ड मैरिज से लेकर और बच्चे को जन्म देने तक सबसे ज्यादा तो उस बच्चे के, उस शिशु के माता का ही हाथ होता है और उस माता का हाथ होने के कारण उसको भी कुपोषण होना लाजमी है। अगर हम यहाँ पे यह देखें कि भारत सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम लाकर भी हमारे समाज से अगर कुपोषण और माल न्यूट्रिशन और हंगर की समस्या को अगर खत्म करना चाहती है तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। भारत सरकार ने ऐसी बहुत सारी स्कीम लाई है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अम्ब्रेला स्कीम के तहत भारत सरकार ने आंगनबाड़ी सेवाओं, किशोरियों के लिए किशोरी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ऐसी तमाम योजनाएं लेके आती है जिससे कि हम अपने भारतवर्ष के कुपोषण और इन जैसी बीमारियां, न्यूमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, हैजा हो गया, कॉलेरा हो गया और बहुत सारी बीमारियों को गवर्नमेंट बहुत हद तक कम करना चाहती है। परंतु देखिए, एक बात हम सबको यह समझ लेना चाहिए, जब आम पब्लिक में सोशल अवेयरनेस नहीं होगा तो चाहे कितनी भी स्कीम गवर्नमेंट ला ले, कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये ग्रास रूट पे एस्टेब्लिश नहीं होगा। हम सबको एकजुट होकर एक अवेयरनेस का जरूरत है और इसके लिए हम बहुत तरह तरह की हम अवेयरनेस को उजागर कर सकते हैं, जैसे स्कूल हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया और तमाम ऐसी सोशल मीडियाएं हैं जिसके तहत हम पेंटिंग के माध्यम से भी अपने बच्चों के प्रति हम जागरूकता ला सकते हैं कि हम ऐसी मतलब पेंटिंग बना के कहीं बस स्टॉप हो गया, हाईवे हो गया और स्कूल के आसपास अगर दुकानें हैं तो उसके आसपास भी अगर हम ऐसी पोस्टर लगाएं जिससे बच्चा स्वयं समझ सके कि अच्छा कुपोषण और माल न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इससे काफी हद तक हम पा सकते हैं निजात कुपोषण जैसी बीमारियों से। ये टॉपिक बहुत लंबा है, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, इसीलिए हमने इसका 3 पार्ट बनाया है। तो ये सेकंड पार्ट है। आप सबसे यह अनुरोध है कि आप सब इसका तीसरा पार्ट भी देखिए और जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे उसको भी देखें। और इसी के साथ आज की चर्चा यहीं पे रुक जाएगी। आप सबसे हम फिर मिलेंगे अगले भाग में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।